मैम प्लीज कल वाले को थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए। मैं एक बार स्लाइड रिपीट कर दूंगी, ठीक है। शुरू से कर दूं क्या रिपीट एक बार? जी मैम। तो कल हम पढ़ रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। जहां तक हम कर चुके हैं उसको हम थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं जिससे टाइम सेव हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ, सबसे पहले लिम्फ है कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ एक फ्लूइड है या लिक्विड है, और ये मोस्टली जो सेलुलर स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल सेलुलर स्पेस होता है, वहां पर ये पाया जाता है। और उस स्पेस पर ये फ्लूइड आता कहाँ है, कहाँ से है? जो आर्टरीज या वेन से जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें से रिस्क के जो कुछ लिक्विड बाहर निकल जाता है वो ही लिम्फ में कन्वर्ट होता है। अब इसका यूज क्या है कि ये चूंकि हर सेल के चारों ओर सेल को घेरे हुए रहता है, तो एक तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनको सेल तक ले जाने में हेल्पफुल होता है। सेकंड, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं उनको वेन या लिम्फ वेसल्स तक ले जाता है। एंड थर्ड, ये सेल्स को मॉइस्चर देता है जिससे कि वो सेल लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। इसके जो अभी फंक्शन बताए हैं वो यही है। और ये जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस देता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से मिलके बनता है? सबसे पहले तो लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब वो वेसल्स जिनमें से लिम्फ फ्लो होता है, और कुछ लिम्फेटिक आर्गन। तो लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स हम कल पढ़ चुके थे, आज हमको पढ़ना है लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन में कौन कौन से हैं? थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, जिसमें से लिम्फ नोड हम कल पढ़ चुके हैं। लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या रहता है कि इसमें 94% पानी होता है और कुल 6% सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होते हैं जिनमें यूरिया, क्रेटिनाइन और अन्य वेस्ट जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। दोनों सिस्टम, हमारी बॉडी में दो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है। एक तो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटीज हैं? दोनों में मीडियम क्या रहता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड रहेगा मीडियम ट्रांसपोर्टेशन का, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ रहेगा। ये किस किस में बहता है या इसका फ्लो कहाँ होता है? तो ब्लड के लिए आर्टरीज और वेन होती हैं, लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन एक्स्ट्रा पाया जाता है, हार्ट, जो कि ब्लड को पंप करता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। और इनका पाथवे क्या होता है? इनका सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में दो डक्ट होती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। अब यहाँ पर दोनों सिस्टम के पिक्चर हैं। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो रेड कलर से रिप्रेजेंट की गई हैं वो सारी आर्टरीज हैं, बीचों बीच हार्ट है, और जो ब्लू कलर से बनाई गई हैं वो वेन्स हैं। तो आप इस तरह देखें, हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क होता है आर्टरीज और वेन का, जो कि काम करता है कि हार्ट तक प्योर, हार्ट से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक्सक्रीटरी मटेरियल या उत्सर्जित पदार्थों को वापस लेकर आना। लिम्फेटिक सिस्टम को देखें तो ये भी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है, और इसमें बीच में कुछ ऐसे डॉट्स दिखते हैं जो कि लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे किन किन चीजों से मिलके बनेगा? टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, बोन मैरो जो बोन के बीचों बीच पाया जाता है, लिम्फेटिक नोड और लिम्फ
वेसल्स। इन चीजों से मिलके हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है? वेन और आर्टरीज की जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के बीच में ये लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और इन पूरे नेटवर्क के बीच में जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। इन सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। तो जब भी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो आप रेड कलर की दिख रहे हैं, ये आर्टरीज हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इससे रिसकर सेल में गया, सेल ने इसकी ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज किया और वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अन्य उसके वेस्ट हैं वो डाल दिए। ये किसने एब्जॉर्ब कर लिया? वेन में जो ब्लड है वहां पर एब्जॉर्ब हो गया ये, और वेन के थ्रू वापस चला गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बच जाते हैं इसमें, तो उन बचे हुए वेस्ट को लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू आगे जाके वापस फिर वेन में मिल जाता है। तो यदि इसका हम एक ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये देखिए पूरा एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, और उसी में बीच में ग्रीन कलर से जो ये दिख रही हैं ये पूरी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क जैसा बना लेते हैं। ये ट्रांसफर कैसे होता है? ये हमारा कैपिलरीज वाला हिस्सा है। देखिए कैपिलरीज वाले हिस्से में इसकी लिम्फ कैपिलरीज ही हैं, और जो अभी पूरा सिस्टम हमने देखा था वहां से ये हर एक जो सेल से है पूरी तरह से एक्सक्रीटरी को रिमूव करते हैं, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें से भी जितना भी वेस्ट है या हानिकारक तत्व हैं उन एलिमेंट्स को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके और बॉडी से बाहर निकालने के लिए ले जाया जाता है। और ये जो लिम्फ है ये आगे जाके लिम्फ ट्रंक में कन्वर्ट होते हैं, और ये एक वेन में जाके मिल जाते हैं जिसके थ्रू वापस हार्ट में ब्लड जाता है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा कि सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज से जो मटेरियल इंटरस्टिशियल स्पेस में आए, वहां से लिम्फ कैपिलरीज में आए, लिम्फ कैपिलरीज से आगे बढ़ के लिम्फ वेसल्स में, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी? लिम्फ वेसल्स। फिर कुछ लिम्फ वेसल्स आपस में मिलके बनाएंगी लिम्फेटिक डक्ट, और ये डक्ट दो मेन डक्ट में डिवाइड हो जाती है लास्ट में, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट आगे जाके सब क्लेवियल वेन में इस लिम्फ को ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। लिम्फेटिक सिस्टम में चूंकि कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है, तो यहाँ पर लिम्फ के फ्लो करने का तरीका क्या होता है? इसके वॉल्व, इसके जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इसमें वन साइडेड ओपन वॉल्व्स होते हैं जो लिम्फ को आगे तो जाने देते हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आने देते। तो इस तरह से ये लिम्फ आगे बढ़ता जाता है और अपने फ्लो को मेंटेन रख पाता है। ये पूरा एक डायग्राम है। अब ये जो दो डक्ट मेन डक्ट होती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट, तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये बॉडी के किन किन पार्ट को कवर करती है? राइट साइड के हेड, फेस, नेक, राइट आर्म, राइट चेस्ट और पेल्विक के ऊपर तक का राइट साइड वाला हिस्सा, और बचे हुए पूरे बॉडी को कवर करता है थोरेसिक डक्ट। तो चूंकि थोरेसिक डक्ट जो है ये लगभग 3/4 बॉडी को कवर कर रहा है, तो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी होती है और बड़ी होती है। इसके बाद लिम्फ नोड्स, जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड्स हैं। ये दो पार्ट होता है इसका, बाहरी वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। अंदर इसमें जो है ब्लड वेसल्स, मतलब वेन, आर्टरीज और लिम्फ वेन्स या लिम्फ वेसल्स, इन सभी का पूरा नेटवर्क होता है। और यहाँ पर मेन काम होता है लिम्फ को छानने का या फिल्टर करने का, जिससे कोई भी ऐसा मटेरियल लिम्फ के साथ ब्लड में ना जा पाए जो ब्लड को इन्फेक्टेड कर दे। तो यहाँ पर कुछ फेगोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि ये जो
हानिकारक मटेरियल है या ये ऐसे माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लिम्फ नोड्स के फंक्शन है कि लिम्फोसाइट्स बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, अगर कैंसर है तो उनको रोकना, उन सेल्स को, और लिम्फ को फिल्टर करना। इसके बाद हम आते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन हमारे एक इंटरनल ऑर्गन का नाम है, और ये जो स्प्लीन है इसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। तो अगर हम इस स्प्लीन की पोजीशन देखें तो इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है, एक सेकेंड ना, इसकी जो पोजीशन है ये जस्ट हमारे रिब्स केज के नीचे होती है। मतलब हमारे स्प्लीन का जो ऊपर का हिस्सा है वो डायफ्राम के पास होता है। एक हिस्सा इसका जो हमारा स्टमक होता है इससे बिल्कुल लगा हुआ होता है, और जो निचला हिस्सा होता है ये किडनी की साइड होता है, और इसका जो आकार होता है वो लगभग एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके स्प्लीन की पोजीशन दिखाई गई है। ये दोनों लंग्स आपके दिख रहे हैं। लंग्स के नीचे से ये डायफ्राम जाता है। तो ये जो स्प्लीन है इसके ऊपर जस्ट क्या हो गया, डायफ्राम। ये जो एक ऐसा बीन शेप का एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टमक है। तो हमारे स्प्लीन का एक सरफेस किसको टच कर रहा है या किसके साइड है, स्टमक या अमाशय के साथ। इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला हिस्सा है, ये किडनी के साइड में रहता है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन रहती है, और लीवर के ये नीचे रहता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लीवर के नीचे पाया जाता है। और इसमें भी जो ये एक बंद मुट्ठी के समान या बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आप देखिए एक आर्टरीज जा रही है, एक वेन जा रही है। तो एक आर्टरीज और एक वेन स्प्लीन में एंटर करती है, और ये देखिए आगे जाके बाइफरकेट हो रही है और पूरे स्प्लीन को कवर करेगी। अब हम स्प्लीन का यदि एनाटॉमी देखें तो स्प्लीन जो होता है वो लगभग 2 लोब्स में होता है डिवाइड, और इसके अंदर जो होता है पल्प्स रहता है, जिसको स्प्लेनिक पल्प्स कहते हैं। और ये जो पल्प्स होता है ये 2 कलर में होता है, एक तो होता है व्हाइट और एक होता है रेड। तो जो रेड पल्प्स होता है ये पूरे स्प्लीन में बहुत अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन जो व्हाइट पल्प्स रहता है ये कम मात्रा में रहता है। और इनमें, इसके अंदर पूरे में, ये देखिए कैपिलरीज, ब्लड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स दोनों जो हैं वो इसके अंदर में जा रही हैं, जो कि ब्लड को प्योर करती हैं। अब इसके अंदर कुछ फेगोसाइट्स भी पाई जाती हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं जिसको। और ये मोनोसाइट्स क्या करती हैं, ये मोनोसाइट्स जो हैं, जो हमारे ब्लड में WBC सेल हमने पढ़ी थी, श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, उनके निर्माण में ये सहायक होते हैं, उनके प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। और कुछ ऐसी जो, ये जो हमारी RBC WBC है, ये भी क्या होती हैं कि टाइम टाइम पे ये पुरानी जो है वो टूट जाती हैं और नई जन्म ले लेती हैं। तो जो टूटी हुई जो पुरानी RBC हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी यही होता है। और इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे जब कैपिलरीज की, तो हम बात कर रहे थे ना कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कैपिलरीज नहीं होती हैं। तो ये स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है कि यहाँ पर ये आर्टरीज जाती है और ये सिर्फ वेसल्स तक डिवाइड होती है।
अगेन कैपिलरीज में नहीं डिवाइड होती है। तो वेसल्स में सिर्फ डिवाइड होती है, तो उससे क्या होता है कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, तो यहाँ पर जो भी सेल्स होती हैं उनसे डायरेक्ट टच में आता है। और जब इससे टच में आता है और एक वहीं से जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वेस्ट जो भी सब्सटेंस है, और वो वापस वेन द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और इस वेन के द्वारा ये स्प्लीन से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। इसको थोड़ा और डिटेल देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ एओर्टा से ये ब्लड प्योर ऑक्सीजनेटेड और ग्लूकोज वाला ब्लड आ रहा है, अंदर जाके ये ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर प्योर ब्लड सेल्स ने लिया और सेल से जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके वेन में आया, तो वो आगे जाके वेन में आता है और पोर्टल वेन में जुड़ जाती है ये वेन और इससे ये आगे जाता है। तो अगर हम स्प्लीन को देखें तो इसकी वेन किससे ज्वाइंट होती है, आगे जाके पोर्टल वेन से ज्वाइंट होती है। तो इस तरह से इसका सर्कुलेशन कंटिन्यूशन में स्प्लीन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब जो स्प्लीन है ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में, व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में सहायक है, प्लेटलेट्स में भी ये हेल्पफुल है और ये एंटीबॉडीज भी बनाता है। तो ये इतने सारे काम जो हैं ये स्प्लीन के होते हैं। इस तरह हम देखें तो सबसे पहले तो अभी हमने बताया कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं कोशिकाएं, उनका उनको प्रोडक्शन करके इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है ये। और जितने भी पुरानी आरबीसीज हैं जो डैमेज हैं या डेड हैं, उनको ब्लड में से रिमूव करके डिस्ट्रॉय करता है। और कुछ ये ब्लड को अपने आप में रिजर्व रखता है। जब भी कोई शॉक या कोई हेमरेज वाली पोजीशन आती है तो उस समय के लिए कुछ ब्लड हमेशा इसमें रिजर्व रहता है। इसके अलावा ये और किस किस चीज को प्रिजर्व करता है? आयरन, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो या ये पुरानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें से आयरन को सेव कर लेता है। आयरन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में यूजफुल प्रोडक्ट होता है। बिना आयरन के हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन, आई थिंक इसके फंक्शन लिखे नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कुछ और भी जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह अगर हम देखें, ये तो एक जो स्लाइड में है उसके अलावा और जो फंक्शन है वो क्या हो गया? सबसे पहले तो ये ब्लड को फिल्टर करता है और जितनी भी इसमें डैमेज आरबीसीज होती हैं उनको लिम्फोसाइट और उनको डैमेज कर देता है या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले डैमेज करता है फिर डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद इसमें बहुत अधिक मात्रा में मैक्रोफेज, मतलब ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं कि जो कि जितनी भी ये मृत या डैमेज कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या किसी भी तरह का कोई भी कोशिका का या सेल का वेस्ट है, तो ये जो मैक्रोफेज होती हैं ये इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे वो ब्लड में फिर से ना मिल पाए। आरबीसी को जब ये मतलब लाल रक्त कणिकाओं को जब ये डिस्ट्रॉय करती हैं तो ये इस चीज को ध्यान रखती हैं कि उसमें जो आयरन पार्ट है वो प्रिजर्व हो जाए और उसको वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लौटा देती हैं। और जब ये हीमोग्लोबिन दो भागों में टूटता है तो उससे एक बिलिरुबिन पिगमेंटेशंस बनता है, इसको ये लिवर में पहुंचाती है। इसके बाद ये जो भी ब्लड में एंटीजन हैं उनको एक्टिव करती हैं जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। और जब
एम्ब्रियो की पोजीशन रहती है, मतलब जब सेल डिवाइड हो रही हैं तो उस समय ये आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, और ये कुछ मात्रा में आरबीसी और प्लेटलेट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, जब ताकि जब यदि आवश्यकता पड़े तो उसको वो ब्लड में रिलीज कर दें। तो अगर हम इस तरह ऐसा भी कह सकते हैं कि स्प्लीन एक स्टोर या रिजर्वायर की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। इसके बाद हम इसके कुछ डिजीज देखेंगे। इसकी डिजीज एक मेन जो होती है वो एनलार्ज स्प्लीन होती है। मतलब अगर स्प्लीन पर कुछ अधिक वर्कलोड आता है तो वो अपनी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता है, ठीक है। और जब साइज बड़ा हो जाता है नॉर्मल से तो उसको हम कहते हैं एनलार्ज स्प्लीन। और ये जो बीमारी है इसको कई तरह से ट्रीट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है उस बीमारी की। तो इसमें सर्जरी भी की जाती है और इसमें मेडिसिन के प्रयोग से भी ये ठीक होती है। दूसरी होती है रैप्चर्ड स्प्लीन। क्योंकि ये स्टोर का काम करती है तो अगर कई बार इसका नियंत्रण, कंट्रोल हट जाता है तो इसकी जो लेयर है, मेम्ब्रेन्स हैं, वो रैप्चर हो जाती हैं। तो मोस्टली वो जो रैप्चर्ड होती है, जैसे आप ये फर्स्ट में हेल्दी स्प्लीन दिख रहा है, सेकंड में आप इस पार्ट में देखिए ये रैप्चर दिख रही है, मतलब वो झिल्लियों का फट जाना मेम्ब्रेन्स का। तब वहां पर मोस्टली सर्जरी ही काम आती है। अब हमारे जो भी स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनमें कॉमन सिम्टम क्या रहेंगे कि लेफ्ट ऊपर की साइड, हमारे पेट में लेफ्ट साइड ऊपर की साइड, मतलब जहां पर डायफ्राम रहता है, ठीक है, वहां पर दर्द शुरू होता है। और वो दर्द कहाँ, ऊपर लेफ्ट शोल्डर की तरफ फैलता है। फिर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी ना खाएं, यदि हम थोड़ा सा भी खाते हैं, या हमको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि पेट भरा हुआ है, ठीक है। फिर एनीमा, सॉरी, एनीमिया, आरबीसी की कमी अगर हो गई तो एनीमिक हो जाते हैं हम, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। इन्फेक्शंस हमको ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग इजीली होने लगती है। कुछ हमको ऐसा भारीपन भी लग सकता है कि हमेशा कभी सिर भारी लग रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि अ, अचानक से अनईजी फील होना। लेफ्ट शोल्डर का पेन होता है, लेफ्ट साइड एब्डोमेन में पेन होता है, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है, खासकर बिल्कुल जहां पर हमारा डायफ्राम होता है वहां से शुरू होता है। अब चूंकि इसमें एनीमिया की पोजीशन हो जाती है तो हमारे ब्रेन को भी कम ऑक्सीजन मिलने लगती है, तो कई बार कंफ्यूजन की भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंखों पर भी हमारे असर पड़ता है और हमको कई बार चक्कर आना या अनईजी लगता रहता है। इसका अगर यौगिक मैनेजमेंट देखें तो इसमें जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, या सामने झुकने वाले आसन हैं, या कोई भी ऐसा आसन जिसमें हमारे लेफ्ट वैली, अपर वैली पोर्शन पर इफेक्ट आए, वो आसन हम सब इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो पहले हम डायग्नोसिस करा लें, क्योंकि जो दर्द है वो रैप्चर के कारण भी होगा और एनलार्ज के कारण भी होगा। तो यदि रैप्चर हुई है स्प्लीन, तब हमको स्ट्रिक्टली ये कोई भी आसन नहीं करना है, अदरवाइज उसका रैप्चर बढ़ जाएगा। तो विदाउट डायग्नोसिस हम आसन ना करें, और ये अगर नॉर्मल पोजीशन है, शुरुआत है, तो हम ये सारे आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम थाइमस पर। थाइमस, जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ रहे थे तो ये थाइमस ग्लैंड भी पढ़ी थी उसमें, जो हार्ट के पास रहती है, आप लोगों को शायद ध्यान होगा। तो इसकी पोजीशन क्या है, थायराइड ग्लैंड को आपको ऊपर बताया था गले के पास, ये ट्रैकिया है, और इसके ये हार्ट और जस्ट ट्रैकिया के बीच में ये जो आपको दो ऐसे शेप दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के,
ये जो है ये थाइमस ग्लैंड है। तो ये भी लोब्यूल्स में होती है और दो लोब्यूल्स में होती है ये। और इसके लेफ्ट को लेफ्ट लोब्यूल्स और राइट को राइट लोब्स कहते हैं हम। तो ये जो छोटे छोटे लोब्स होते हैं, ये भी इसमें आप देख रहे होंगे कि ऐसे कुछ उभार दिख रहे हैं राउंड राउंड, ये राइट लोब हो गया। और जब ये राउंड राउंड ये छोटे छोटे जो उभार हो गए, ये लोब्यूल्स हो गए। ठीक है। तो बहुत सारे लोब्यूल्स को मिलके एक राइट लोब बना, ऐसे ही बहुत सारे लोब्यूल्स को मिलाकर एक लेफ्ट लोब बना। और इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसे ही होता है कि बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है। और इसको ये इससे लिम्फोसाइट्स निकलते हैं छोटे छोटे। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये इस ग्लैंड से निकलने के पहले ही डिजेनरेट हो जाते हैं। अब उसका रीजन अभी बहुत अधिक पता नहीं है, लेकिन वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इसके अंदर कैपिलरीज, थाइमस में केवल कैपिलरीज पाई जाती हैं। ऊपर से ही वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो डिवाइड होकर अंदर जाती है और बहुत सारी कैपिलरीज बना लेती है, और जिससे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब प्रेगनेंसी का एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट और अर्ली सेकेंड मंथ, तो उस समय क्या होता है कि ये थाइमस ग्लैंड जो ग्लैंड होती है, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, जो कि एंटीबॉडीज बनाने में हेल्पफुल होता है। और जब बर्थ होता है बेबी का, फिजिकल डिलीवर होता है, तो ये लगभग थाइमस ग्लैंड जो है ये काफी बड़ी होती है साइज में, लगभग 12 से 15 ग्राम की तक। और ये जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें एंटीबॉडीज बनाती है, जो उस बेबी के रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर में शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, तो ये लगभग यौवन अवस्था जब उसकी आरंभ, जिसको हम टीनेजर कहते हैं, उस समय तक बढ़ता है। और उसके बाद ये साइज और शेप इसका रिड्यूस होने लगता है। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था और वयस्क होने के पहले की, मतलब पूरी टीनेजर एज में ये अधिक सक्रिय होते हैं। अब अगर हम इससे हार्मोन्स जो निकले, तो वो हमको क्या क्या हेल्प करता है? डर को रिलीज करता है, फियर को। फिर हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं उनको इंक्रीज करता है, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथ देता है या मजबूत बनाता है। तो ये पूरा हमारा थाइमस ग्लैंड है। इसके बाद जो तीसरा ऑर्गन है वो है टॉन्सिल। टॉन्सिल की लोकेशन, टॉन्सिल सभी को मालूम है गले में रहता है। तो यदि हम देखें तो ये हमारे टॉन्सिल्स की लोकेशंस होती हैं। और अगर हम सामने से मुंह खोल के देखें तो साइड से जो ये दो वॉल दिखती हैं, ये हमारे टॉन्सिल्स की लोकेशन होती हैं। ये टॉन्सिल्स जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। फेरिंजियल, जो बिल्कुल अपर पैलेट के पास पाए जाते हैं। ट्यूबल, ये अपर पैलेट के और ऊपर पाए जाते हैं। प्लेंटाइन, प्लेंटाइन जो है हमारे, ये अपर पैलेट के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और सबसे नीचे जो हमारा लोअर जॉज होता है उसके पास जो टच करता है वो है लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ऐसे ये टॉन्सिल्स 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि मिलके, जिनको मिला के हम टॉन्सिल्स कहते हैं। अब ये टॉन्सिल्स के फंक्शन क्या होते हैं? ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, एक तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं? कि जब हम किसी भी तरह की खाना खाते हैं या मुंह से हवा लेते हैं, तो ये हवा को या उस पदार्थ को फिल्टर करते हैं और
कुछ ऐसे यदि माइक्रोब्स होते हैं कि जो अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाएंगे या शरीर के अन्य भागों को डैमेज करेंगे, तो वो यहीं के यहीं इस ये जो टॉन्सिल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रवेश ना पा पाए। और ये इस टॉन्सिल में भी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके भीतर भी एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि इन्फेक्शंस को रोकते हैं। तो इम्यूनिटी को ये इस तरह से बढ़ाते हैं। लिम्फोसाइट फॉर्मेशन क्या करता है, जितने भी माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल, उनको डिस्ट्रॉय करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और इन्फेक्शन को ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। तो ये 4 इसके फंक्शंस हैं। अब इसमें 2 तरह के डिजीज मैन होते हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक वायरल इन्फेक्शन। तो जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो नॉर्मल इस तरह से दिखते हैं। जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं और इसमें व्हाइट स्पॉट दिखते हैं। लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, लेकिन ये रेडिश हो जाते हैं, और ये जो व्हाइट स्पॉट्स हैं ये नहीं दिखते हैं। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है या वायरल है। इसके अलावा कुछ कभी कभी एब्सेस भी हो जाते हैं टॉन्सिल्स में। तो वो जो एब्सेस होते हैं तो वो रेड कलर के ऐसे स्वेल अलग ही दिखते हैं। तो ये पेरीटॉन्सिलर एब्सेस कहलाते हैं। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको कोई भी चीज आप अंदर निगलेंगे तो उसमें आपको दर्द होगा। आपका अगर टॉन्सिल वाला हिस्सा देखा जाए तो वो रेड दिखेगा, आपके टॉन्सिल स्वेल दिखेंगे, है ना। आपको साधारण भी गले में आपको दर्द होगा, और हो सकता है अगर बहुत बढ़ जाए तो फीवर आ जाए। फिर हो सकता है कि बहुत सिर दर्द हो या नाक बंद हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो। तो इस तरह की आप ब्रेथलेसनेस फील करें। और ये इस तरह के सारे जो साइन और सिम्टम्स होते हैं ये टॉन्सिल से रिलेटेड किसी डिसऑर्डर को शो करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो एंटीबायोटिक लेना जो डॉक्टर से ही हम लेते हैं, पेन किलर लेना क्योंकि उसमें पेन बहुत अधिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेना क्योंकि हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या करती है, जिस भी हिस्से में स्वेलिंग हुई है उसको कम करती है। तो चूंकि जब भी ये इन्फेक्शन टॉन्सिल में होता है तो वो स्वेल हो जाते हैं। तो उस स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट लेना पड़ता है। और लास्ट अगर बहुत अधिक बढ़ जाती, कंट्रोल में नहीं होती है, तो सर्जरी। इसके लिए यौगिक मैनेजमेंट क्या है, तो वो सारे एक्सरसाइज जिसमें हमारे पर्टिकुलर गले पर प्रेशर आता है, जैसे सिंह आसन इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मार्जरी आसन, भुजंग आसन, ओस्ट्रासन। और अगर आप ये इस तरह से सामने झुकने वाला कोई आसन करते हैं तो इसमें आपके टॉन्सिल्स रिलैक्स होते हैं। हल आसन और प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम, ये इसके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि उसके जो इन्फेक्शंस हैं वो किस स्टेज पर हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या है, लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फेटिक पूरा सिस्टम, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ट्रंक। तो ये पूरा हमारा लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है।